हाँ जी हाँ, नमस्कार। तो एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में, जिसमें हम एसएससी CHSL 2017 के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये एक्चुअली अंग्रेज़ी के पार्ट वाले क्वेश्चंस का है। तो सबसे पहला सवाल 6 मार्च 2018 दूसरी शिफ्ट वाले एग्ज़ाम का सबसे पहला सवाल, आपको ग्रामेटिकल एरर जो है वो फाइंड आउट करनी है। और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको लिख देना है नो एरर। आई सीन दैट इट इज़ गेटिंग डार्क। आई के साथ सीन ये बात बनती नहीं। अगर ये हैव सीन होता, आई हैव सीन या आई हैड सीन, तब कोई बात बनती, लेकिन आई सीन जो है ये ग्रामेटिकली गलत है, तो पहले पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन भी पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, long-term capital gains on listed securities and the dividend tax on equity mutual funds are the right steps to generate resources required for drive demand in rural India. Long-term capital gains taxes listed securities के ऊपर और equity mutual funds के ऊपर dividend tax, ये दोनों एक्चुअली dividend tax and long-term capital gains tax जो हैं ये दोनों जो हैं ये टैक्सेस के टाइप हैं। ये दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स, ठीक है। ये दोनों राइट स्टेप्स हैं टू जनरेट रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए, संसाधनों को पैदा करने के लिए, रिक्वायर्ड जिनकी ज़रूरत है फॉर ड्राइव डिमांड इन रूरल इंडिया, जिसको कि रूरल इंडिया में डिमांड ड्राइव के लिए ज़रूरत है। एक्चुअली ये गलत है, ड्राइव की जगह यहाँ होना चाहिए था फॉर ड्राइविंग डिमांड इन रूरल इंडिया, तब ये बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। तो इसका जो गलत पार्ट है वो है तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 103, सीता, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। सीता फेल्ट ऑब्लिगेटेड टू क्राई गीता, डिसाइड गीता, गिव गीता और इन्फॉर्म गीता। ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन से ये शब्द बना है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीता ने गीता को क्या करना अपनी ज़िम्मेदारी समझा, तो उसको देना, उसको डिसाइड करना, उसको क्राई करना अपनी ज़िम्मेदारी समझा। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी इनकोहेरेंट है, मतलब असंगत टाइप की चीज़ें हैं। दरअसल सही उत्तर होगा इन्फॉर्म, ठीक है। क्योंकि सीता ने गीता को इन्फॉर्म करना जो है वो उसको अपना ऑब्लिगेशन समझा, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझा, कोई ज़रूरी बात थी तो उसने उसको बता दी। सो द आंसर वुड बी इन्फॉर्म, द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4, वी सीक, ऑब्लिक और मीक और गीक। सबसे पहली बात तो मीक और गीक जो हैं ये दोनों हैं नाउंस, ये व्यक्तियों का प्रकार हैं। गीक का मतलब होता है जो थोड़ा टेक्निकली, जो स्मार्ट जो व्यक्ति होता है और जो थोड़ा सा समाज से कटा हुआ सा रहता है, अपने आप में अंतर्मुखी टाइप का, इंट्रोवर्ट टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं गीक। और ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया पिछले 5-6 साल में, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे उसका विकास हुआ है। तो गीक का मतलब होता है टेक्निकली स्मार्ट या साउंड प्लस इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी, जो सोशली, जिसके अंदर सोशल स्किल्स उतनी नहीं होती। मीक का मतलब होता है पोलाइट, ठीक है। अच्छा, ब्लीक का मतलब जो है, अच्छा ब्लीक जो है वो भी एक नाउन है। मीक, गीक और ब्लीक ये तीनों नाउन है, ठीक है। ब्लीक का मतलब इस वक्त मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली। ब्लीक का मतलब कुछ होता है, लेकिन ये भी एक नाउन है। आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। सीक का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है ना, ढूंढना यानी कि टू सर्च। सो वी सीक peace in our fast escalating technological careers and lifestyle without creating that beautiful notion of love based emotions। यानी वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग, हमारे बारे में बात की जा रही है कि हम लोग एक फास्ट एस्केलेटिंग का मतलब होता है मूविंग। एस्केलेटर आपने देखा होंगे, लिफ्ट जो होती हैं, जो लिफ्ट्स जो इस्तेमाल होती हैं ना बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, शहरों में, उनके लिए जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज़ प्रॉपर वर्ड जो है वो है एस्केलेटर, ठीक है। तो हम इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल जो करियर्स हैं हमारे, और
लाइफस्टाइल जो हमारा टेक्नोलॉजिकल करियर्स और लाइफस्टाइल जो टेक्नोलॉजी का जिनके ऊपर बहुत बड़ा दखल है, उनमें हम पीस यानी शांति तलाशते हुए फिरते हैं, विदाउट क्रिएटिंग दैट ब्यूटीफुल नोशन ऑफ लव बेस्ड इमोशंस, बिना क्रिएट किए वो ब्यूटीफुल नोशन ऑफ लव बेस्ड इमोशन, उस ब्यूटीफुल नोशन को बिना क्रिएट किए जो कि प्रेम आधारित है, लव बेस्ड इमोशंस, प्रेम आधारित इमोशंस यानी कि भावनाओं पर आधारित जो एक ब्यूटीफुल नोशन है, उसको क्रिएट किए बगैर, उसका निर्माण किए बगैर हम लोग तलाशते फिरते हैं शांति, वो भी ऐसी दुनिया में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पॉसिबल नहीं है, पहले हमें एक लव बेस्ड इमोशंस के ब्यूटीफुल मोशन की संरचना करनी होगी, उसके बाद हमें वो जो शांति जिसकी हमें तलाश है वो खुद ब खुद मिल जाएगी आगे। 105 सिमिलर वर्ड बताना है, ग्रजिंग। ग्रज एक्चुअली ग्रजिंग का मतलब होता है ईर्ष्यापूर्ण, ठीक है, ईर्ष्या से भरा हुआ, दैट्स कॉल्ड ग्रजिंग। तो इसका आपको सिमिलर वर्ड निकालना। एनवियस का मतलब भी वही होता है, तो एनवियस बिल्कुल सही आंसर हो गया। दूसरे तीसरे चौथे का भी देख लेते हैं। फेवरिंग का मतलब होता है एहसान करने वाला या सहायता करने वाला, ठीक है, सहायक टाइप का बोल सकते हैं, सहायक। और जेनरस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला आदमी या कहें दरिया दिल। और कंटेंटेड का मतलब होता है जो कंटेंट हो, यानी कि जो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। तो सबसे नज़दीक ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिव वाइब वाले शब्द हैं, ये नेगेटिव शब्द था ये वाला, और ये भी नेगेटिव था ईर्ष्यापूर्ण यानी कि एनवियस। तो एनवियस इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से हमें जो है सिनोनिम वर्ड बताना है। एले, एले का जो मतलब होता है वो होता है टू एलिविएट, एलिविएट यानी कि किसी चीज़ में आराम पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि दर्दनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, पेन किलर्स, वो दर्द में आराम पहुंचाती हैं। दे आर यूज टू एले द पेन, राइट। तो रिलीव का भी वही मतलब होता है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, एनॉय का मतलब होता है नाराज़ करना किसी को, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, नाराज़ करना। तो सही आंसर जो हो गया वो हो गया एले, एले का रिलीव। रिलीव यानी किसी को रिलीफ पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ठीक है, एलिविएट। मॉलिफाई एक दूसरा वर्ड भी होता है, उसको बोलते हैं मॉलिफाई, MOLLIFY, ये भी इसका समानांतर शब्द होता है, समानार्थी शब्द होता है। 107 की तरफ चलते हैं। 107वां जो सवाल है ग्रम्पी। अच्छा, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, ग्रम्पी, टेस्टी, TESTY। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं चिड़चिड़े के लिए, ठीक है। तो इसका हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। अच्छा, क्रॉस का मतलब भी वही होता है, इफ़ यू अनहैप्पी, किसी के साथ नाखुश होना, किसी से थोड़ा चिड़चिड़ाए हुए होना, दैट इज़ ऑल्सो क्रॉस। बैड टेम्पर्ड का मतलब भी वही होता है, बैड टेम्पर्ड यानी जिसका टेम्पर सही नहीं है अभी, बुरे स्वभाव वाला आदमी, या जिसका स्वभाव अभी हाल फिलहाल के लिए बुरा है। इरिटेबल का मतलब भी वही होता है, इरिटेबल जो जल्दी से चिढ़ जाता हो, ठीक है। अब हमें ढूंढना है अपोजिट वर्ड। ये तीनों, ये एक्चुअली नेगेटिव वाइब वाला शब्द है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अकेला जो पॉजिटिव शब्द है वो है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है मोहक, या जैसे कहें कि प्लीजिंग, ठीक है ना, मतलब खुशनुमा। प्लेजेंट मतलब खुशनुमा, तो चिड़चिड़े का उल्टा हो गया खुशनुमा। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? प्लेजेंट। अगले की तरफ चलते हैं 108 की तरफ। 108 में भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय, आकाश संबंधी, खगोलीय, या स्वर्ग संबंधी, स्वर्गीय, ठीक है, ये इसके मतलब होते हैं। हेवनली का मतलब भी वही होता है, ठीक है, आपको बताना है अपोजिट वर्ड। हेवनली का भी यही मतलब होता है। ब्लेस्ड का मतलब होता है मतलब जिसको ब्लेसिंग्स मिली हो, ठीक है, जो ब्लेस्ड हो, यानी कि खुश बोल सकते हैं, खुश, या कहें कि वरदान प्राप्त, क्योंकि ब्लेस वरदान प्राप्त, ठीक है। हेलिश का मतलब होता है नारकीय, नरक संबंधी, या दोजख जिसको बोलते हैं उर्दू में, दोजख से जिसका ताल्लुक़ हो। होली का मतलब होता है पवित्र, आप सब जानते ही हैं। तो सही जो इसका अपोजिट वर्ड होगा सेलेस्टियल का, यानी स्वर्गीय का उल्टा जो होगा वो होगा नारकीय, यानी कि हेलिश। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली, और हेवनली का उल्टा होता है हेलिश, यानी हेल से संबंधी। हेल मतलब नरक, हेवन मतलब स्वर्ग, ठीक है। 109
की तरफ चलते हैं। 109 में आपको रीअरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में इन सेंटेंसेस को। द एग्जिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले शुरू करते हैं QRP से, मैमल्स ऑन द अर्थ। एग्जिस्टेंस ऑफ मैमल्स ऑन द अर्थ बिल्कुल लॉजिकल बैठता है। अब देखते हैं कि आर मैमल्स ऑन द अर्थ, यानी कि मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणियों का पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्टेंस यानी उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति। एट लीस्ट द ट्रेजिक टाइम, ये अर्थ के बाद ये नहीं आएगा एक्चुअली, अर्थ के बाद आपको यहाँ जाना पड़ेगा। कैन बी ट्रेस बैक टू, उसका पता लगाया जा सकता है। एट लीस्ट द ट्रियासिक टाइम, जब हम उसको ट्रेस करते हैं तो कम से कम ट्रियासिक टाइम के दौरान से हमको ये अंदाज़ा मिलना शुरू हो जाता है पुरातत्व के अध्ययन के बाद, आर्कियोलॉजिकल अध्ययन के बाद, कि जो स्तनधारी प्राणी जो है वो कम से कम ट्रियासिक टाइम से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ये वाला, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैमल्स ऑन द अर्थ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एट लीस्ट द ट्रियासिक टाइम, QPR, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 110 की तरफ चलते हैं। A sentence has been given in the active passive voice, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव या पैसिव वॉइस में, एक्चुअली एक्टिव वॉइस में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो दिया गया है। Why did your mother write such a book, तुम्हारी माँ ने ऐसी किताब क्यों लिखी, ठीक है। तो why did your mother write such a book, ये एक्चुअली ये है आपका क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो इंटरोगेशन हो रहा है वाई, तो वाई तो एज इट इज़ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाई वॉज सच अ बुक रिटन बाय योर मदर, ठीक है। क्यों लिखी गई थी ऐसी किताब तुम्हारी माँ के द्वारा, ठीक है। वाई वॉज रिटन, एक तो वाई इज़, ये तो खुद पे खुद कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट की तो बात होती है हमारी। ये ग्रामेटिकली गलत है, वाई योर मदर रोट सच अ बुक, ये ग्रामेटिकली गलत है। वाई वॉज सच अ बुक रोट बाई योर मदर, ये भी ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि वॉज के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, जो कि गलत है। सही आंसर आपका हो गया पहला वाला, वाई वॉज सच अ बुक रिटन बाई योर मदर, तुम्हारी माँ ने ऐसी किताब लिखी क्यों। 111वां सवाल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड द डॉग डाइड इन द नाइट। सबसे पहले तो ही सेड दैट आप ढूंढेंगे और वो आपने ढूंढ लिया और आपने तुरंत टिक किया और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो खुद ब खुद। ही सेड दैट द डॉग हैड डाइड इन द नाइट, क्योंकि देखिए ही सेड जो है वो पास्ट, ये जो है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है। स्पीच के अंदर की जो भाषा है वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट के बाद फिर दोबारा जब डबल इंडेफिनिट होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इनकम टैक्स, वो माफ़ कीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। तो इसका हो जाएगा ही सेड द डॉग हैड डाइड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये हो जाता है इस तरह के सवालों में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, ही सेड दैट द डॉग हैड डाइड इन द नाइट, उसने बताया कि कुत्ता रात में मर चुका था या मर गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको तलाश करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो कलीग जो है ये COLLEAGUE, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला आदमी, उसको बोलते हैं हम कलीग, ठीक है। अगला सवाल जो है अब हमारा आ जाता है पैसेज यानी वाक्यांश। टेक्निकल स्किल स्पेस टू द एबिलिटी एंड नॉलेज टू यूज़ द पेडागोजी tools and techniques involved in the teaching and research of a specific subject। तो अभी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टेक्निकल स्किल रेफर्स टू, रेफर टू, रेफरेंस टू, रेफर टू। एक्चुअली ये निबंध जो है ये एक प्रेजेंट निबंध, ये निबंध नुमा आर्टिकल है एक्चुअली, ये कोई कहानी नुमा आर्टिकल नहीं है जो पास्ट में लिखा गया होता, पास्ट टेंस में लिखा गया होता। ये निबंध नुमा है, तो निबंध जो होते हैं जनरली वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा रेफर्स टू द एबिलिटी। टेक्निकल स्किल रेफर टू का मतलब होता है, का संदर्भ है या किसी चीज़ का संदर्भित होना,
यानी टेक्निकल स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी, टेक्निकल स्किल का संदर्भ है एबिलिटी के साथ, ठीक है, टू द एबिलिटी एंड नॉलेज टू यूज़ द पैडागोजी। अच्छा, पैडागोजी जो होती है, पैडागोजी वो ब्रांच होती है अध्ययन की, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली शिक्षा शास्त्र। शिक्षा हमें देनी कैसे है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका जो पूरा साइंस है, दैट्स कॉल्ड पैडागोजी। तो टेक्निकल स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी एंड नॉलेज टू यूज़ द पैडागोजी। टेक्निकल स्किल का मतलब होता है वो काबिलियत और नॉलेज जो हमें काबिल बनाती है पैडागोजी को यूज़ करने के लिए। टूल्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द टीचिंग, टीचिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए। एंड रिसर्च ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक विशेष सब्जेक्ट, स्पेसिफिक मतलब विशेष सब्जेक्ट की रिसर्च, यानी उसमें होने वाला शोध कार्य करने के लिए जो हमको एबल बनाती है, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल स्किल। इसके बाद एबिलिटी इन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इज़, फॉर इंस्टेंस। अच्छा, फॉर इंस्टेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होने वाला शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। जैसे उदाहरण के लिए एबिलिटी इन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इज़ अ टेक्निकल स्किल। उदाहरण के लिए प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में या कंप्यूटर के इस्तेमाल में जो एबिलिटी, जो काबिलियत चाहिए, उसको हम टेक्निकल स्किल दे सकते हैं। तो बेसिकली पहले जो दो बड़े बड़े सेंटेंसेस थे उसमें इन्होंने टेक्निकल स्किल की परिभाषा और उसका संदर्भ जो है बताया। अगला सवाल हमने देखा ही था, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, द कंप्यूटर इज़ फॉर इंस्टेंस, यूजिंग द कंप्यूटर इज़ फॉर इंस्टेंस अ टेक्निकल स्किल। अब अगले वाले में आ जाते हैं। देयर आर two things a teacher should understand about transformational technical skills. understand among, understand upon, understand about, ठीक है। दो चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निकल स्किल्स के बारे में समझने के लिए एक टीचर को, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स अ टीचर शुड अंडरस्टैंड, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक टीचर को, एक अध्यापक को समझना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निकल स्किल्स में। ट्रांसफॉर्मेशन आप समझती हैं, रूपांतरण या काया पलट, इसको बोलते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हो जाता है ना, काया पलट, रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निकल स्किल्स में दो चीज़ें समझनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ही मस्ट नो ब्लैंक स्पेस स्किल, दैट ही मस्ट नो व्हेन स्किल, विच स्किल, व्हाइल स्किल, हु स्किल। इसमें एक्चुअली सही शब्द होगा विच, कौन सी स्किल, ठीक है। सो ही मस्ट नो विच स्किल एंड व्हाट लेवल ऑफ स्किल शुड बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। टीचर को पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो कि उसको कौन सी स्किल और उस स्किल का कौन सा स्तर, यानी कौन सा कौशल, और उस कौशल का किस स्तर तक उसको अप्लाई करना चाहिए एक पर्टिकुलर, एक विशेष छात्र के ऊपर, एक ख़ास छात्र के ऊपर। ही शुड बी ब्लैंक स्पेस एनफ, he should be familiar enough, familiarly enough, familiarness enough, familiarity enough. He should be familiar enough. familiar का मतलब होता है परिचित, ठीक है। familiar enough का मतलब होता है कि sufficiently familiar, यानी कि sufficient को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ हिंदी में यही तो प्रॉब्लम है। तो ही शुड बी फैमिलियर इनफ, एक्चुअली उसको कम से कम उतना, ठीक है ना, कम से कम इतना फैमिलियर उसको इसके साथ होना चाहिए। विद द पोटेंशियल टू आस्क डिसर्निंग क्वेश्चंस। अच्छा, डिसर्निंग का मतलब होता है विवेकी, यानी इंटेलिजेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसर्निंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो कम से कम इतना परिचित होना चाहिए इन सारी चीज़ों के साथ, मतलब उसको उनका जो पोटेंशियल है डिसर्निंग क्वेश्चन आस्क करने का, डिसर्निंग क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं उसके साथ कम से कम परिचित होना चाहिए। सेकेंडली, अ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ईच इवेंट ऑर्गेनाइज इन द ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल अप्लाइड एंड द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द इवेंट एंड स्किल्स। और दूसरी बात, टीचर को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए रोल हर इवेंट का, हर घटना का, ईच इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द हर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट का
रोल अंडरस्टैंड करने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल जो अप्लाई की है उसको समझने की काबिलियत होनी चाहिए, और इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि इवेंट्स और स्किल्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, जो अंतर संबंध हैं, उनका वो समझने के की भी काबिलियत उसके अंदर होनी चाहिए। एक्चुअली मामला ये जो पैसेज है ये बेसिकली पैडागोजी के बारे में है, ये शिक्षण शास्त्र के बारे में है, ये टीचर्स को एक हिदायत नुमा एक अंदाज़ में लिखा गया एक पैसेज है। बहरहाल बड़ा लंबा पैसेज था, बड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, और एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। मैं कोशिश करता हूँ पूरी, लेकिन लंबे लंबे सेंटेंसेस इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। खैर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब होता है आ बैल मुझे ही होगी, ये कहावत, आ बैल मुझे मार। ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा हैंग हो गया था सिस्टम। तो एक्ट इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़। एक ऐसे तरीके से, एक ऐसी शैली में काम करना जहाँ पे प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं और मुश्किलें खड़ी होने का ख़तरा होता हो। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, बी द सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ योर नेबरहुड, अपने पड़ोस के खुद अपने मुंह मतलब खुद ब खुद अपने पड़ोस का मुखिया बन जाना, घोषित कर देना खुद को। अ क्लमजी पर्सन हु कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स, एक बेढंगा टाइप का आदमी। गार्जियन का मतलब होता है, गार्जियन आप जानते ही हैं, गार्जियन मतलब अभिभावक। एक क्लमजी, एक बेढंगा पर्सन, हु कीप्स मेकिंग, जो लगातार गलतियाँ करता रहता है। अ पर्सन हु हैज़ नो वर्क इज़ बाउंड टू क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स, एक आदमी जिसके पास कोई काम नहीं है, यानी खाली दिमाग शैतान का घर, उस तरह का एक ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन दरअसल आस्क फॉर ट्रबल का जो मतलब होता है वो होता है आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 119, ड्राइव समवन अप द वॉल। एक्चुअली ड्राइव समवन अप द वॉल को अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब यह है किसी को दीवार तक लेके जाना, दीवार तक खदेड़ देना। अब दरअसल ड्राइव अप का मतलब तो होता है खदेड़ देना। ठीक है, तो किसी को दीवार तक खदेड़ देना, एक्चुअली हिंदी में इसका मीनिंग शायद हम किसी और तरीके से ले लें, लेकिन दरअसल अंग्रेज़ी का ईडियम है ये, और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी को इतना ज़्यादा परेशान करना कि एक इंतहा हो जाए, एक लिमिट हो जाए। क्योंकि जो वॉल जो होती है, वो वॉल जो होती है, दीवार, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? बाउंड्री को, यानी लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी को इतना परेशान करना कि बिल्कुल इंतहा जब उसकी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं कि ड्राइविंग समवन अप द वॉल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्चुअली ये वाला 4, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, हद से ज़्यादा गुस्सा दिला देना, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग समवन अप द वॉल। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, टू हेल्प समवन अचीव सक्सेस, किसी की सफलता अर्जित करने में मदद करना, या टू ओवरकम एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है राह की रुकावट। टू ओवरकम का मतलब होता है उससे उबर जाना, किसी रुकावट के बाई गोइंग ओवर इट, किसी रुकावट को कुचलते हुए उसके ऊपर से गुजर जाना, या उसको पार करते हुए उसके ऊपर से गुजर जाना। या टू क्लोज समवंस पाथ ऑफ एस्केप, या किसी का भागने का रास्ता रोक देना। एस्केप मतलब भागना, पाथ माने रास्ता। तो ये तीनों जो हैं ये इसके ऑप्शंस, ये इसके नहीं हैं, और चौथा जो है वो बिल्कुल ठीक है आंसर। एक और जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ड्राइविंग अप समवन द वॉल के जो समानार्थी शब्द हैं वो हो सकते हैं ये वाले, एनरेज गुस्सा दिला देना, इन्फ्यूरिएट गुस्सा दिला देना, इंसेंस गुस्सा दिला देना, किसी को परेशान करना बहुत ज़्यादा। ये सारे जो हैं इसके समानार्थी शब्द हैं। 120 की अगर हम बात करें, बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है बनना, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है बिखरना, यानी विघटन होना। हिंदी में बोलते हैं विघटन। जैसे कि बहुत सारा जो कूड़ा करकट जो हमारे पड़ोस में जमा होता है वो खुद ब खुद सड़ता रहता है, और बहुत छोटे जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो उसको लगातार डीकम्पोज करते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन, राइट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीकम्पोजिशन के दौरान चीज़ें लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हों, यानी कि द्रव अवस्था में बदल जाती हों, व्हाट डू वी कॉल दैट? तो इसके लिए जो सही शब्द है वो ये है डेलिक्वस। डेलिक्वस का मतलब होता है टू बिकम लिक्विड। ठीक है, और LIQU ये लिक्विड वाले जो शब्द हैं ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और डी जो होता है वो जनरली नेगेटिव एक उपसर्ग का काम करता है अंग्रेज़ी में। डी का मतलब जैसे कि डिसीज़,
डिसीज्ड, मरा हुआ आदमी। माफ़ कीजिएगा, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। डीबार, जैसे हम बोलते हैं डीबार, किसी को बैन कर देना, उसको दैट इज़ कॉल्ड डीबार, ठीक है। या बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो डेलिक्विस जो है वो सही आंसर होगा। बाकी पेट्रीफाई का मतलब होता है जम जाना या पत्थर बन जाना। पेट्रीफाई का मतलब होता है पत्थर बन जाना। कोहेर का मतलब होता है किसी चीज़ से गुंथ जाना या किसी चीज़ में जुड़ जाना, दैट्स कॉल्ड कोहेर, ठीक है, कोहियर। एनील का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम लोग गर्म करते हैं और उसकी एनील का मतलब एक्चुअली ये भी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले टर्म है सारे के सारे, ख़ासतौर पे एनील और डेलिक्विस। एनील में कुछ ऐसा होता है कि हम उसको गर्म करते हैं तो फिर कुछ एक उसके ऊपर कोई परत जमा हो जाती है किसी चीज़ के ऊपर, इस तरह का कुछ एनीलिंग इसको बोलते हैं। बहरहाल इसका जो सही आंसर है दैट इज़ डेलिक्विस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 121 प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग। स्पीच में यानी कि बोलने में, शब्दों में, या राइटिंग यानी कि लिखित रूप में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। प्रेज यानी प्रशंसा करना, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका आपको जो है सही समानार्थी या शब्द इस शब्द समूह के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपको ढूंढना है। अच्छा, चाइड का मतलब होता है झड़कना यानी डांटना, ठीक है। चेस्टाइज का मतलब भी डांटना होता है और रेप्रिमांड का मतलब भी डांटना होता है, ठीक है। या पनिश करना होता है, पनिश करना भी इसका मतलब होता है टू पनिश। इन तीनों शब्दों का मतलब। यूलोजाइज का जो मतलब है वो होता है बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, प्रेज हाईली, दैट्स कॉल्ड यूलोजाइज। और यूलोजाइज करते हुए जो चीज़ें कही जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड यूलोजी। तो यूलोजी का मतलब होता है प्रशस्ति या प्रशंसा में कही गई कोई प्रशस्ति, कविता या इस तरह की चीज़ होती है। प्रशस्ति यानी प्रशंसा, ठीक है। तो यूलोजाइज जो है दैट विल बी द करेक्ट वर्ड। 122 की अगर हम बात करें, ह्यूमंगस चेंजेस। ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत बड़े चेंजेस। अच्छा, आपको इसमें ढूंढना है कि कोई ग्रामेटिकल गलती तो नहीं है। ह्यूमंगस चेंजेस, ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत विशाल, महाविशाल, ठीक है। ह्यूमंगस, जैसे एक और शब्द होता है ह्यूमंगस के लिए, जाइगेंटिक, GIGANTIC। तो ह्यूमंगस चेंजेस हैज़ अकर्ड, एक तो यहीं पे घंटी बजनी चाहिए कि चेंजेस जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पे हैज़ तो होगा नहीं, यहाँ पे हैव होगा। तो हैव अकर्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि बड़े बड़े भारी बदलाव हुए हैं पिछले 2 दशकों के दौरान। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल का समय, दशक, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हैव अकर्ड, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस जो है वो एक प्लूरल नंबर शब्द है। अगले उसकी तरफ चलते हैं 123 की तरफ। यहाँ भी आपको बताना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, अगर है तो उसको सुधारेंगे तो क्या क्या ऑप्शन होगा। 123, द जॉय ऑफ कुक अ मील विद फ्रेशली ग्रोन हर्ब्स वॉज बाउंडलेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कुकिंग, मैंने एक बार पहले ही बताया था आपको, ऑफ डूइंग, ऑफ गोइंग, ठीक है, ऑफ समथिंग, मतलब इस तरह से जो होते हैं कि करने का। जॉय ऑफ कुकिंग अ मील यानी कि खाना पकाने का आनंद। और खाना कैसे पकाया गया हो, विद फ्रेशली ग्रोन हर्ब्स, नई ताज़ी हर्ब्स यानी शाक, ठीक है। तो उसका जो जॉय था वो बड़ा बाउंडलेस था, यानी कि असीमित था। असीमित, बाउंडलेस यानी जिसकी बाउंडलेस, विदाउट बाउंड्रीज, असीमित यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक। तो सही आंसर होगा कुकिंग। 24वें सवाल की तरफ चलते हैं। सो ही, इसमें आपको बताना है लॉजिकल सीक्वेंस, सही लॉजिकल सीक्वेंस। सो ही डिसाइडेड, ही, CBA पहले ऑप्शन शुरू करते हैं, वुड गो फार अवे टू अ बेटर प्लेस विद फ्यूअर पीपल, होपफुली नन। एक्चुअली दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, C से B और B से A। CBA इज़ द करेक्ट आंसर। उसने डिसाइड किया दैट ही डिसाइडेड ही वुड गो फार अवे, कि वो बहुत दूर जाएगा, टू अ बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह पे, विद फ्यूअर पीपल, कम लोगों वाली बेहतर जगह पे, होपफुली नन, और उम्मीद से या बिल्कुल ही कोई आदमी ना हो, ऐसी जगह पे वो जाएगा, होपफुली नन। होपफुली यानी कि आशापूर्ण तरीके से, जिसको कुछ भी कह सकते हैं कि होपफुली, या आई होप समथिंग हैपन्स, एक होता है ना। तो सही आंसर जो है वो CBA होगा। 125 स्पेलिंग वाला सवाल।
इसमें एक बार फिर आप देख लेंगे इम्पावरिश, ये एक बार मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इम्पावरिश का मतलब होता है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इम्पावरिश से ही जो शब्द हैं ये बने हैं पॉवर्टी यानी गरीबी, और इम्पावरिश यानी किसी को और ज़्यादा पॉवर्टी की तरफ धकेल देना, दैट इज़ कॉल्ड इम्पावरिश, यानी किसी को गरीबी की ओर धकेलना, दैट इज़ कॉल्ड टू इम्पावरिश। खैर सही स्पेलिंग यही होगी आपकी। और इसी के साथ ये वाला एग्ज़ाम भी हमारा ख़त्म हुआ, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को आगे बढ़ाइए प्लीज़। इसको सब्सक्राइब कीजिए भारी से भारी तादाद में, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।